हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके बीच रिलेशन क्या है, पावर क्या है। उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा आज कुछ प्रैक्टिकली एक जो न्यूमेरिकल है डे टू डे लाइफ में वो देखने की कोशिश करेंगे। सपोज मानो कि हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉल है। इस बॉल को थ्रो किया गया और वी वेलोसिटी से वर्टिकली, मैग्नीट्यूड इसका वी है, स्पीड भी है, और ये कहीं एच हाइट पर जाकर इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आता है। आपको ही पता है, उसके बाद फिर डाउन आएगा। सपोज करो कि ये एच हाइट मूव करता है यहां से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन कैसे निकालना हमें पता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अगर इसका मास m है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। कोई दिक्कत नहीं। mg क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड। बहुत अच्छी बात। सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस एज ए पॉजिटिव, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -mg, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि फोर्स ऐसे लग रहा है और हमारा मूवमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो वर्क डन बाय, अगर ग्रेविटी की बात बोले, बस मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, -mg। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो -mgh। इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो अगर कभी। चलो इंटीग्रेशन की एक बात बता दूं आपको। वर्क डन, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, WAB। आपको हो गई कि यहाँ तो लिया, ठीक है, मैंने ले लिया mg, फोर्स हमें पता है, हमने ले लिया dy। कहाँ से कहाँ गया है, 0 से h की तरफ। यहाँ क्या हो गया, -mgy, 0 से h, तो क्या हो गया -mgh। अब कैसे भी निकालो, या कॉमन सेंस आपका कहता है कि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाई -mgh। समझ में आया, कैसे अब निकाल सकते हो। अब बात यह है कि अगर वर्क डन हुआ है तो हमने क्या समझा था कि वर्क डन अगर हो रहा है तो किस चीज़ में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी था तो इतने हाइट तक गया, तो हाइट गया तो वर्क डन कौन किया, ग्रेविटी किया। तो वर्क डन जो ग्रेविटी के द्वारा हुआ है वही हमारा कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उसे मिला होगा। तो अगर यहाँ पर अगर बोले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल यहाँ पर हमारा क्या है, 0। यानी कि अगर मैं बोल दूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट बी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू हमारा काइनेटिक चेंज क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो वर्क डन हमारा क्या है, ग्रेविटी के द्वारा A टू B, तो 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू -mgh, m कैंसल, सो v स्क्वायर अपॉन 2g। तो इतने हाइट तक ये ऊपर राइज कर सकता है। एक रिलेशन आपको दिखाया कि किस तरीके से वर्क करता है। एस इक्वल टू E2 प्लस हाफ स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, जो उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन एनर्जी थ्योरम से यहाँ आप देख सकते हो कि वर्क डन जो अर्थ ने किया वो कहाँ से मिला, उसे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मिला। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस एग्जाम्पल के बाद आपको थोड़ा वर्क और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आप ये ग्राउंड था, यहाँ से कोई एक ब्लॉक को आपने लिया, ये रेस्ट में बिल्कुल स्लोली मीन्स जितना फोर्स इस पर mg लगा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका वेट मास m है तो mg लग रहा है, जस्ट इक्विवेलेंट टू आप ऊपर की तरफ लगा के और एक h हाइट तक आप ले गए हो इसे, कितना h हाइट तक। बात समझ में आया, आप इसे h हाइट तक ले गए हो। अगर मैं पूछूं तो आप क्या कर रहे हो, ये हमारा
ग्रेविटी का फोर्स है और ये ऑफ का फोर्स है। अभी कितना लगा रहे हो mg, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। यहाँ जीरो था, जीरो पर ही है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का ही चेंज हम लोग नहीं कर रहे, बिल्कुल स्लोली मोशन। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपने क्या, तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय यू क्या होगा, आपने कितना काम किया, तो आप बोलोगे कि जीरो लेवल पर था और यहाँ से मैं मूव करके एच लेवल तक गया, तो मेरा फोर्स जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में मेरा वर्क भी हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय यू, आप बोलोगे एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय अर्थ या वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो क्या होगा, एम जी नीचे है, मूवमेंट ऊपर है, तो एम जी एच, राइट। अब बात समझो, क्या आपको समझाने वाला हूँ। अब मान लो कि आप इस बॉक्स को ऊपर ले गए, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव वर्क। अब नीचे लाओगे तो क्या करोगे, निगेटिव वर्क। फिर ऊपर जाओगे, क्या करोगे, पॉजिटिव वर्क। फिर नीचे लाओगे, क्या करोगे, निगेटिव वर्क। फिर ऊपर गए, पॉजिटिव वर्क। यानी कि इवन नंबर में अप डाउन अगर आपने किया तो टोटल वर्क आपने कितना किया। नहीं समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार आप ऊपर गए, पॉजिटिव किया, तो क्या किया, यहाँ एम जी एच, यहाँ माइनस एम जी एच। फिर आप ऊपर गए, एम जी एच, फिर आप नीचे आए, माइनस एम जी एच। बात समझ में आया। चलो फिर से एक बार कर लिया, एम जी एच अपने वर्क किया, माइनस एम जी एच। मैंने बोला कि आप टोटल वर्क कितना किए, तो बोलोगे कि प्लस माइनस प्लस ज़ीरो। लेकिन आप टायर्ड हो जाते हो और किसी बॉक्स को लो ऊपर नीचे करते रहो, इवन नंबर की बात बता रहा हूँ, आप तो बहुत टायर्ड हो जाओगे। वर्क डन तो यहाँ जीरो है। तो जो फिजिक्स में हम लोग वर्क डन स्टडी करते हैं, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि फिजिकल आप वर्कआउट क्या कर रहे हैं, कितना आपकी थकान हो रही है। फिजिक्स के टर्म में हम लोग वर्क का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है उसका सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, वही हमारा वर्क डन होता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग कितना काम किया। फिजिक्स में वर्क कुछ अलग तरीके से, अलग नज़रिए से हम लोग देखते हैं। ओके, इसको आप नोट करो। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कुछ बताने पहले उसका हेडिंग नहीं बताना चाहता हूँ। उससे क्या होता है कि प्री माइंड में जो चीज़ें आपके ना थॉट्स आने लगते हैं और जंबल होने लगता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन एक क्रिएट करता है। जैसे मैंने जैसे ही अगर बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी बताने वाला हूँ, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से पढ़ रखा है और कहीं कुछ मिसकंसेप्शन है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इसीलिए यूजुअली मैं चाहता हूँ कि आप फ्लो में चलो। फ्लो में चलते चलते एक पॉइंट आएगा जहाँ समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मैं ये बताना चाह रहा था। इसलिए मैं जनरली टॉपिक का नाम बताने से अवॉइड करता हूँ मैं। अब हम लोग एक और चीज़ को देखने वाले हैं कि ग्रेविटी के कारण वर्क डन, अभी तो हमने देखा स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन में था तो कैसे हुआ। अब ग्रेविटेशनल ये फील्ड है, वहाँ पर ग्रेविटी वर्क कैसे करता है। और कोई पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस में भी कुछ बढ़ रहा है, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो वर्क डन कितना ग्रेविटी करता है, या एक्सटर्नल जो पर्सन है उस पर फोर्स लगा कितना वर्क करता है, उसको समझेंगे। हमारा जेड एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ से हमारा ये कुछ है और कुछ हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ऐसे हमने मूव किया। होपफुली 3D में आपको दिख रहा होगा ये। अभी मूव किया तो हमें एक बात पता है कि किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर हमने जनरलाइज फॉर्म लिया था, ग्रेविटी का जो फोर्स है एम जी डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में कहीं भी आप ले लो यही लग रहा होगा ना। तो सपोज यहाँ पे एक डी आर हमने एलिमेंट ले लिया, तो हमें पता है कि फोर्स जो हमारा है वो क्या है, एम जी माइनस एम जी जे। ये हमारा वाई पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो क्या हुआ, निगेटिव। और जो हमारा डी आर है वो हमारा क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के।
स्मॉल अगर वर्क डन हम निकालना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, एफ डॉट डी आर। अब पता है कि जो भी 90 डिग्री है, के और जेड और वाई 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ यही है ना, ये टर्म और ये टर्म बचेगा, तो माइनस एम जी डी वाई स्मॉल वर्क होगा, राइट। सपोज को इसका मास एम है जो मूव कर रहा है यहाँ से। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि माइनस एम जी डी वाई फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का मतलब हुआ कि ए पॉइंट का वाई कंपोनेंट कितना है, हमने मान लिया कि y1 ये डिस्टेंस है, ये y2 है। समझ में आ रही बात, ये y1 है, ये हमारा y2 है। कोई दिक्कत, लास्ट में देखा था नॉर्मल केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हमने निकाला था, कंप्लीटली नॉर्मली वर्क डन। ये हमारा y1 से चला और y2 तक गया, कहने मतलब a से चला b तक गया, तो हमारा ये क्या आ गया, माइनस एम जी y2 माइनस y1। अब समझने वाली बात यहाँ क्या है, देखो आप, ये सपोज हमारा हाइट h, y2 माइनस y1 को h माना, यानी कि वर्टिकली ग्राउंड से y डायरेक्शन में क्या है, h है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस एम जी एच डब्ल्यू ए टू बी वर्क डन। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रहा है कि हमें अगर हाइट पता चल जाए कि उस पॉइंट के बीच डिफरेंस क्या है, यानी कि वर्क डन, यहाँ से क्या क्या हमें समझने को मिलता है, आप समझो आप, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हुआ है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, work does not depend on the path, it only depends on initial and final point। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर मैं पाथ को कुछ ऐसा करके जाऊं, ऐसा करके जाऊं, फिर भी वर्क डन यही आने वाला है। यानी ये पाथ 1 था, अब पाथ ये 2 हो गया, तो 1 से जो वर्क डन निकला है 2 से भी वही निकलेगा, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, ये हाइट के ऊपर। किस केस में, ये हम लोग ग्रेविटी के केस में हम लोग अभी देखें, राइट। तो हमें ये समझ में आया कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, यानी कि बीच का जो डिफरेंस हमारा हो रहा है, वर्टिकली जो डिफरेंस है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि वर्क डन क्या हुआ। तो माइनस एम जी एच क्यों आ रहा है, कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, इसलिए माइनस एम जी एच आया। अब बात समझने वाली बात यह है कि इस तरीके से जो फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, इस तरीके के फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है या पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इस तरीके के फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स, जिनका ये प्रॉपर्टी हो। तो यहां से एक चीज और आपको समझ में आएगा अभी बहुत आसान से, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये हमारा ये ग्राउंड है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये हमारा एच हाइट है, तो वर्क डन क्या हो गया, एम जी एच। ये ऐसे मूव किया, सॉरी, सपोज करो यहाँ से वो मूव कर रहा है ऐसे वापसी में, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है,
तो इस केस में हमारा वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो ए टू बी, ए से बी गया है तो क्या है, हाइट, यहाँ भी यही था ना, जनरलाइज बिल्कुल दिखाया, तो एम जी एच था। तो यहाँ से बोल सकते हो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी माइनस एम जी एच, वर्क डन बी टू ए, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एम जी एच, टोटल वर्क डन क्या हो गया, 0। यानी कि राउंड ट्रिप यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जाता है और रास्ता कैसे ही बदल के फिर इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है, तो कंप्लीट एक राउंड वो मूव किया। तो वर्क डन अगर 0 हो तो उस तरीके के फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी कि एक पॉइंट और यहाँ हम लोग ऐड कर सकते हैं कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। अगर ऐसा कहीं हो रहा है कोई फोर्स के कारण वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 हो रहा है, तो इस तरीके के भी फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन हो रहा है, जिस फोर्स के कारण, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स के कारण वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो। वर्क डन इन द राउंड ट्रिप अगर 0 हो रहा है तो उस तरीके के वर्क डन को, उस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स के कारण वर्क डन का कंडीशन है। जिस फोर्स के कारण वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 हो, जिस फोर्स के कारण वर्क डन इनिशियल फाइनल पॉइंट पर ओनली डिपेंड करता, उस तरीके के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ओके, नोट करो आप। एक और हम लोग ऐसा ही सिस्टम लेते हैं जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स का हमें कुछ एग्जाम्पल मिले। इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सा आता है, आप कर भी सकते हो। बाय द वे मान लो कि एक हमारे पास ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, अभी ये ए पॉइंट पर है और मान लो कि ये हमारा 0 है, एक्स एक्सिस है बिल्कुल ऑरिजिन पर, इसको 0 में, 0 तो आप कहीं मान सकते हो ना, ऑरिजिन कहीं मान सकते हो, एक्सिस किसी डायरेक्शन कहीं मान सकते हो, ये 0 है। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये, इसको हम लोग स्ट्रेच होता है और कुछ ऐसे एक बी पॉइंट पर चला जाता है। तो सपोज ए पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ इसका मूवमेंट x1 होता है, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना चाहते हैं। तो पहले आपको बता दूं, या शायद डिस्कस भी किया होगा कि जो फोर्स लगता है वो kx होता है, यानी कि x इन इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बात आपको पता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इलोंगेट किया तो ये फिक्स है, इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 किया, जो भी यूनिट सेम लेकर हम लोग करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क डन कितना है अब देखो आप यहाँ पर अगर स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इधर आने के लिए, यानी फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर स्मॉल हम लोग वर्क डन निकालना चाहें कि अगर सपोज यहाँ से यहाँ हल्का सा मूव किया होता dx, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉल वर्क हमारा हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। एक डायरेक्शन में है तो सिंपल हम लोग माइनस है तो हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस एफ डी एक्स। अपोजिट है, इधर मूवमेंट हो रहा है, शायद इससे आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो माइनस के एक्स डी एक्स। अब हम लोग कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहते हैं ए से बी पॉइंट की तरफ। तो वर्क डन ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। एक्स का पोजीशन 0 था, अब एक्स का पोजीशन x1 हो गया, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू
x1, सो माइनस हाफ के x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पोजीशन जब हुआ तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, इतना वर्क किया ये, और यही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका एज ए स्टोर हो गया होगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। अब समझो बात कि अगर यहाँ से यहाँ फिर वापस आ जाए, यहाँ से यहाँ फिर वापस आ जाए, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो हमारा अब क्या हो जाएगा, x1 से 0। तो जब यहाँ से वर्क डन, हम यहाँ से यहाँ गए, फोर्स लग रहा है तो वर्क डन इतना था, यहाँ से यहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, B2A हाफ के x1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, वर्क डन नहीं आया, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है, x1 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन। यानी कि राउंड ट्रिप में दोनों को अगर ऐड करते हो, यहाँ से देखो आप, WAB माइनस हाफ के x1 का होल स्क्वायर, WBA प्लस हाफ के x1 का होल स्क्वायर। यानी राउंड ट्रिप में जब पूरा मूव होता है तो कितना होता है, 0 वर्क डन। यानी कि यहाँ भी जो स्प्रिंग फोर्स है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है ना, इंटरनल है सिस्टम का, तो इस तरह का राउंड ट्रिप है, तो यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स जो है, इसी कारण जो वर्क हो रहा है राउंड ट्रिप में 0 हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। तो यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है, इस तरह के जो फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि उसके कारण वर्क डन क्या हो रहा है, इन राउंड ट्रिप 0। और एक फोर्स होता है जो कंजर्वेटिव है, इसको बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। यानी चार्ज पार्टिकल जब रखे रहते हैं, जो चार्ज होता है उसमें भी इसी तरीके से एग्जाम्पल मिलता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो सरफेस में, दिस इज फ्रिक्शनलेस, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन के केस में क्या है कि फ्रिक्शन का वर्क होता है। तो एक बार आप जब ऐसे गए, अब देखो ना, आप यहाँ से ऐसा मूव किया, इधर मूव किया, इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा था, इधर मूव करोगे तो इधर मूव करोगे तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ कर रहे थे, इधर मूवमेंट है, निगेटिव फ्रिक्शन, इधर कर रहे फिर इधर मूवमेंट है, निगेटिव को तो निगेटिव वर्क डन, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ राउंड ट्रिप में 0 नहीं होना। तो फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन एक जो फ्रिक्शन का जो इंटरनल जो फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन 0 नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली राउंड ट्रिप में जिस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है, अगर 0 हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, ए ऑफ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो, उस तरीके फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है इस कंडीशन में, उस तरीके फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, आप इसको नोट करो। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अभी जो इंटीग्रेशन किया था, इसको थोड़ा सा और एक चीज़ देख लें। अब बाय द वे यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि अगर A to B पॉइंट है, अब बाय द वे समझो कि यहाँ से x1 से ये मूव हो जाता है x2 की तरफ, तो हम लोग लिमिट क्या रखते हैं, x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2। तो यहाँ क्या होता है, माइनस के x स्क्वायर बाई 2 x1 x2। तो हम लोग क्या बोलते हैं, x1 से x2 अगर मूव कर रहा है तो हाफ के x1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का होल स्क्वायर, क्यों माइनस था, माइनस हो गया, और माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाता है। तो एक रिलेशन है, जस्ट मैंने आपको शो कर दिया कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर निकालना तो वर्क डन क्या हो रहा है स्प्रिंग के थ्रू, तो इस तरीके से आप कर सकते हो।